सुहानी अपने पिता महेंद्र के साथ रूपनगर में रहती थी। बचपन में जब सुहानी की मां का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सुहानी की सौतेली मां सुधा शादी के बाद अपनी बेटी ज्योति को भी साथ लाई थी। सुहानी और ज्योति अब बड़ी हो चुकी थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। ये देखकर सुधा सुहानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन, ज्योति, तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुंदर बालों वाली बन। देख उसके बाल कितने काले, लंबे और घने हैं। पता नहीं कितने महंगे महंगे इत्र और खुशबू वाली जड़ी बूटियां लाकर दी हुई हैं। पर तुझे घूमने से फुर्सत मिले तो तू बालों पर ध्यान देना। सुहानी को देख कितने सुंदर बाल है उसके। माँ, सुहानी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर हैं। मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुधा, सुहानी के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को सुहानी पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। मैं सुहानी को ये खुशखबरी बताकर आता हूँ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई विवाह नहीं करना। नहीं सुहानी बिटिया, हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके सकुशल अपनी ससुराल जाए। और फिर धर्मचंद जी जाने माने व्यापारी हैं, तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर सुहानी की शादी धर्मचंद जी के बेटे सुमेर चंद के साथ हो जाती है। सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है। मेरी पुत्री ज्योति का रिश्ता भी तो इतने बड़े सेठ के घर हो सकता था, पर इस सुहानी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। मेरी ये दवाई अपना असर दिखा देगी। सुहानी, जाओ जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी होना है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे सिर के तो सारे बाल गायब हो गए। ये कैसे हो गया? मैं गंजी हो गई। मेरे बाल कहाँ चले गए? पिताजी, पता नहीं, मैं नहाकर बाहर आई हूं तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूं? हे राम, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, अब तुम गंजी हो गई हो। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब क्या हो गया प्रभु? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ही ये दुख क्यों मिला? सुहानी का रिश्ता टूट जाता है। महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था। सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ती थी। और ऐसा होते देख सुधा और ज्योति मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते तो उसे गंजी कहकर उससे डर कर भाग जाते। अरे, ये गंजी लड़की कितनी बदसूरत दिखाई पड़ती है। हाँ बहन, इसे देखकर तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हे भगवान, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। मेरे भी सपने थे कि मेरा विवाह होगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी आज दुखी है। फिर मैं जीकर क्या करूंगी? तभी सुहानी के सामने उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? मैं तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूंगी। जैसे ही सुहानी की माँ सुहानी के सिर पर हाथ फेरती है, सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। सोने चांदी के सुनहरे चमकते बाल सुहानी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। माँ, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फिर से सुंदर बना दिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। खुशी खुशी अपने घर जाओ सुहानी। अब कभी भी उदास नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहानी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रही थी, इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। भीड़ में से निकलने की कोशिश करती हूँ। ये सोने चांदी के बाल वाली लड़की, अरे भीड़ में इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। कितने सुंदर बाल हैं इसके। कहाँ गायब हो गई? हम रथ से उतर कर भी नहीं जा सकते। ओहो, कितने सुंदर बाल थे उसके। वो तो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। सुहानी घर पहुंचती है। मैं अपने बालों को इस दुपट्टे से ढक लेती हूँ, नहीं तो माँ ढेरों सवाल पूछ लेंगी। मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सिर को छुपाना पड़ता है। माँ, तुमने बहुत सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके। सुहानी अपने कमरे में आ जाती है।
उधर राजकुमार सूरज सिंह सुहानी के ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है। वो सुहानी को याद करते हुए एक तस्वीर बनाता है। राजकुमार सूरज सिंह, आपके स्वयंवर की सारी तैयारियां हो गई हैं। दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेश भिजवाया गया है। पर ये तुम क्या बना रहे हो? बिना चेहरे की तस्वीर? पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सोने चांदी के बाल हैं, और मैंने निश्चय किया है कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। बस मुझे उसे ढूंढना है, और वो कहाँ मिलेगी मैं यही सोच रहा हूँ। पुत्र, सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है। तुम ऐसी लड़की कहाँ ढूंढोगे? ये जिद छोड़ दो। पिताजी, चाहे मुझे पूरे नगर में ऐलान ही क्यों ना करवाना पड़े, मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूंढनी है, और जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के होंगे मैं उसी से विवाह करूंगा। सेनापति जी, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के हैं, हम उसी लड़की से विवाह करेंगे। राजकुमार के कहने पर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। क्या राजकुमार सूरज सिंह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? मैं कल ही अपनी बेटी ज्योति के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूंगी। राजकुमार को क्या पता लगेगा, और विवाह के बाद तो उन्हें ज्योति को स्वीकारना ही होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी औरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया। अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे। ये देखकर सेनापति असमंजस में पड़ गया और वो राजकुमार सूरज सिंह के पास पहुंचा। राजकुमार सूरज सिंह जी, बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। नगर में जो भी लड़कियां विवाह योग्य हैं, उन सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की है जिसके बाल सचमुच सोने चांदी के हैं। सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में बुलाया जाए। सेनापति नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है। ये लड़की कौन है? इसे भी महल में चलने का आदेश दो। सेनापति जी, पर ये तो गंजी है। सेनापति सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देता और ज्योति के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है। आप सबको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं, पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए। अब एक एक करके सभी कन्याएं इस फव्वारे के नीचे खड़ी होंगी और बालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? अब तो ज्योति की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी कि इसके बालों में सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। एक एक करके सभी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। बस ये आखिरी लड़की रह गई है राजकुमार, इसे भी फव्वारे के नीचे खड़ा करना है। पर ये तो गंजी है, इसके बाल तो मैंने हो, ये मैं क्या बोलने जा रही थी। इनमें से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी। बस ये आखिरी उम्मीद रह गई है। सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है। सुधा और नगर के सभी लोगों की निगाहें सुहानी के सोने चांदी के बाल देखकर दंग रह जाती हैं। सुहानी फव्वारे के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? आपको पति के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है, पर मेरे बिना पिताजी। सुहानी बेटी, अब वक्त आ गया है तू इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाए और खुली हवा में सांस ले सके। तुझे जीवन में बहुत दुख मिले हैं, पर अब राजकुमार सूरज सिंह के साथ विवाह करके तुम बहुत खुश रहोगी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सुहानी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है और सुधा अपने हाथ मलती रह जाती है।